गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर डिसीजन ट्री। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री को। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। उसके बाद देखने वाले हैं व्हाट इज डिसीजन ट्री। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज एंट्रोपी एंड हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन गेन एंड हाउ टू कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। और फाइनली हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। तो डियर स्टूडेंट, मशीन लर्निंग में बेसिकली 3 प्रॉब्लम होती हैं: क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, क्योंकि हमारी जो डिसीजन ट्री है वो वर्क करती है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी ट्रेनिंग डेटा सेट को येस और नो के फॉर्म में प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं। और रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूस डेटा होता है और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में एक रिलेशन मेंटेन किया जाता है। लेकिन डिसीजन ट्री हमारी दोनों को ही यूज़ करती है, क्लासिफिकेशन को और रिग्रेशन को। क्लस्टरिंग हम लोग आज नहीं देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारी जो एल्गो है वो काम करती हैं डिसीजन ट्री, random forest, logistic regression, Navier Bayes classifier. These 4 algorithm work on classification. तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या होता है इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है उस डेटा को एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री हमारी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में काम करती है। डिसीजन ट्री सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में काम करती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में वे सारे एल्गो होते हैं जिसमें ट्रेनिंग डेटा हमको 2 चीज़ों के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें फीचर्स होते हैं और लेवल होता है। मतलब सुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को लेवल डेटा देते हैं। इसका मतलब हमारी डिसीजन ट्री के पास भी लेवल डेटा होता है। इसमें एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है और बाकी जो एट्रीब्यूट होते हैं उसको हम लोग एज ए फीचर एट्रीब्यूट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिसीजन ट्री मेनली हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा CART, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, जो वर्क करता है हमारा बाइनरी ट्री के लिए या बाइनरी प्रॉब्लम के लिए, या ऐसी ट्रेनिंग डाटा सेट जिसके अंदर टारगेट एट्रीब्यूट जो होता है उसमें मेनली 2 क्लासेस होती हैं, या तो 0 या 1, येस और नो। ID3 एल्गोरिथम उस एट्रीब्यूट के लिए काम करता है जिसकी डिग्री 2 का मतलब होता है, मैं कह सकता हूँ कि जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसमें जो क्लास है वो मोर देन 2 है। मतलब क्लासेस जो होती हैं उसके अंदर 2 से मैक्सिमम हो सकती हैं। और जो कार्ट क्लासिफिकेशन रिग्रेशन एल्गोरिथम है वो मेरा वर्क करता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मतलब कह सकता हूँ कि जो मेरे पास टारगेट एट्रीब्यूट है या ट्रेनिंग डाटा सेट है उसका जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसके अंदर मेनली 2 क्लासेस होंगी। मतलब उसके अंदर जो सैंपल्स होंगे वो 2 होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस तरह से मैं अपनी डिसीजन ट्री को 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ, कार्ट और ID3। कार्ट मतलब ओनली और ओनली बाइनरी ट्री के लिए काम करेगा। ID3 डिग्री 2 मतलब ऐसी ट्रेनिंग डेटा सेट जिसके जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसके अंदर मोर देन 2 क्लासेस होंगी। स्टेप्स फॉर मेकिंग डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री को हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए। तो सबसे पहले इसका जो स्टेप है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा होगा। हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है उसके अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट होगा और उस टारगेट एट्रीब्यूट का हम लोग निकालते हैं एंट्रोपी। मतलब टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो क्लासेस हैं उसके लिए हम लोग निकालते हैं एंट्रोपी।
उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन गेन, और जिसका इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट होगा उसको हम एज ए रूट लेते हैं, और इसी प्रोसेस को फाइनली हम लोग रिपीट करते हैं। ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। देखिए, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा ट्रेनिंग डाटा सेट है, जिसके अंदर मेरे पास 3 फीचर है, हाइट, वेट एंड क्लास। जो क्लास है मेरा, मैंने क्या बोला कि डिसीजन ट्री है जो मेरा वर्क करता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मतलब जो ट्रेनिंग डेटा दिया जाएगा वो लेवल्ड होगा। लेवल्ड का मतलब क्या होता है कि एक लेवल होगा और बाकी सारे फीचर होंगे। तो इस एक छोटा सा ट्रेनिंग डेटा सेट में लिया हुआ, उसमें अंदर जो क्लास है वो मेरा टारगेट एट्रीब्यूट है, और हाइट और वेट मेरे फीचर्स हैं। टारगेट एट्रीब्यूट या प्रेडिक्टिव एट्रीब्यूट है। इसके अंदर जो क्लास है, तो इसके अंदर मैं 2 क्लास यूज़ कर रहा हूँ। एक क्लास है मेरी फीमेल और एक क्लास है मेरी मेल। तो इसको मैंने क्या किया है, इसके मतलब मुझे करना क्या है, देखिए अब इसमें मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें ये करना चाहता हूँ कि जो मेरा टारगेट एट्रीब्यूट है या मेरा जो प्रेडिक्टिव एट्रीब्यूट है, इसमें जो सैंपल्स हैं या इसमें जो क्लास है, उन क्लास को मैं लेबल करना चाहता हूँ। मैं क्लास को कैटेगराइज करना चाहता हूँ, मतलब सारे फीमेल एक तरफ और मेल एक तरफ, सारे के सारे अलग अलग हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको क्लासीफाई करूंगा। तो मैंने क्लासीफाई किससे किया है, यहाँ पे मैं सिंपली कॉमन सेंस के बेस पर इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी मेथड को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं सिंपली जो मेरा कॉमन सेंस है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कॉमन सेंस को यूज़ किया और मैंने हाइट के बेस से इसको क्लासीफाई किया। देखिए, तो मैंने एक पैरामीटर ले लिया और मैंने लिया है कि 180 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको मैंने कंसिडर किया है कि वो मेरा एक तरफ हो जाएगा, और जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर से छोटा है वो मैंने दूसरी तरफ रखा। मतलब एक को मैंने बोला यस, दूसरे को बोला मैं नो। तो जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आप देखिए 180 से ज़्यादा किसकी हाइट, इसकी हाइट है। तो ये जो मेरा हो गया अलग से हो, तो ये हो गया मेरा मेल। देखिए, उसके बाद जिनकी हाइट कम है वो अलग से आ गया मेरा। देखिए, अब इसमें तो मेरे मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं। तो मैंने फिर से अगेन मैंने क्या लगाया, अगेन मैंने वेट से इसको क्लासीफाई किया। देखिए, वेट से क्लासीफाई किया, और वेट से मैंने कैसे क्लासीफाई किया, मैंने एक पैरामीटर सेट कर लिया कि जिसका जो वेट है वो 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, वो यस होगा उधर, और एक तरफ नो होगा। मतलब जस्ट लाइक इफ और एल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो देन इधर आ जाएगा, फॉल्स है उधर आ जाएगा। देखिए, इसके बेस में मैंने क्लासीफाई किया। देखिए, तो जिसका 18 से ज़्यादा वो सारे मेल है और ये फीमेल। इस तरह से मैंने जो मेरा क्लास नाम का टारगेट एट्रीब्यूट था उसके अंदर मेनली 2 ही क्लासेस हैं, एक क्लास फीमेल है, मेरे दोनों को मैंने क्लासीफाई कर लिया। तो इस तरह से मैंने कर लिया। तो देखिए, नोट दिस डिसीजन ट्री क्लासीफाई मेल और फीमेल विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फीचर्स, हाइट एंड वेट। अब देखिए, मैंने इस कॉमन सेंस की बेस पे किया है, ठीक है। छोटा डेटा सेट था, मैंने कॉमन सेंस लगाया और कर लिया। चलिए और थोड़ा देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए, ये मेरे पास पूरा, देखो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है। सबसे पहले मैंने हाइट के बेस पे लेवल किया इसको। हाइट के बेस पे कैसे लेवल किया, फीचर हाइट इज ए स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। मैंने फीचर जो स्प्लिटिंग, इसको स्प्लिट किया किसकी बेस पे, हाइट की बेस पे। मैंने कंडीशन क्या लगाई है, हाइट इज ग्रेटर देन 180। देखिए, तो एक आ गया मेरा इधर और बाकी आ गए सारे इधर। देखिए, तो ये मेरा प्योर है। देखिए, अब इसमें मेल है, ओनली और ओनली मेल है, तो इसको मैं फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, लेबल में क्या आ गया मेरा, मेल। इसको मैं फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकता। अब देखिए, फिर से मैंने दूसरी तरफ मेरे पास क्या आया, दूसरी तरफ जो मेरे पास आया उसमें मेल भी है फीमेल भी है। मतलब ये तो प्योर नहीं है, इसमें तो दोनों हैं। मतलब मैं इसको फिर से स्प्लिट कर सकता हूँ। इस बार मैंने जो मेथड यूज़ किया वो किया वेट। तो मैंने क्या लिया है, फीचर वेट इज ए स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। यहाँ पे जो मैंने फिर से मैं इसको अगेन स्प्लिट कर रहा हूँ वो वेट के बेस पर कर रहा हूँ। तो मैंने कंडीशन क्या ले ली है, देखिए यहाँ पे हाइट मैंने गलती से 2 बार हाइट लिख दिया, यहाँ पे वेट आएगा, वेट इज लेस देन, ओके मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वेट इज ग्रेटर देन 80, वेट इज लेस देन
वेट के बेस पर किया है। अब देखिए, तो ग्रेटर देन किया है तो एक आ गया मेरा मेल, बाकी आ गए सारे फीमेल। देखिए अब इसको भी मैं स्प्लिट नहीं कर सकता। देखिए मेरे पास एक पूरी क्लास आ गई फीमेल, एक सिंगल क्लास और ये मेल। तो ये मैंने कॉमन सेंस, छोटा था, सिंपल और सिंपल मैंने कॉमन सेंस यूज़ किया और मैंने इसको क्लासीफाई कर लिया। ठीक है, चलिए तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखिए अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते थे। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन मेरा ये बना, अभी तो मैंने कॉमन सेंस के बेस पे किया, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये बन सकता था कि सर आपने पहले इसको हाइट के बेस पे क्लासीफाई क्यों किया भाई, वेट के बेस पे क्यों नहीं किया? ये भी क्वेश्चन बन सकता था। तो इसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी तो सिंपल सा, देखो समझिए जरा इसको। अब जरा देखिए, ये भी मेरे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है। अब देखिए ये मैंने अनादर ट्रेनिंग डेटा सेट लिया हुआ। देखिए अब यहाँ पे मेरा जो टारगेट एट्रीब्यूट या लेवल एट्रीब्यूट वो है मेरा वेजिटेबल्स। इसके अंदर लेवल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मेरा फीचर्स है, ये भी फीचर्स है मेरा, वेट और कलर। तो ये भी मैंने क्या किया, पहले वेट से क्लासीफाई किया, देन फिर से इसको क्लासीफाई की। देखिए यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, लेवल मिल रहा है मुझे लास्ट में क्या मिलता है मुझे, लेवल मिलता है। मैं ये जो करना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसको लेवल करना चाहता हूँ। मतलब मैं इसको इन फीचर के बेस पे मैं इसको कैटेगराइज करना चाहता हूँ। यही मेरा काम है, यही मेरा डिसीजन ट्री है। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, ये मैंने कर ली। अब देखिए, अब मुझे एक एट्रीब्यूट इसने एक और वैल्यू दे दी। मुझे इसने क्या दे दी, एक और वैल्यू दी है मुझे। इसका वेट दिया 80, कलर दे दिया रेड। अब ये पूछना ये क्या है, मतलब इसमें से ये कौन सा है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, इसको करता है, इसको करेगा, इसको करेगा, किसको करेगा, ये मैं कहीं चेक करता हूँ। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है रूट में वेट, ये क्या बोल रहा है वेट 80, तो ये लेस देन है, यस ये लेस देन है, यस है, तो यहाँ पे आ गया जी। अब ये क्या चेक करेगा, कलर क्या है, रेड है, ग्रीन तो नहीं है, तो नो में आ गया। अब यहाँ पर जाएगा, देखिए वेट इसका क्या इससे ग्रेटर देन नहीं है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो मेरा क्या है, कैरेट है। आप देखिए जरा, देखिए कैरेट है। इस तरह से मैं इसमें प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये डेटा सेट छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज कर रहा था ये। ठीक है, अब जरा और आगे देखते हैं। देखिए जरा, अब द क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड एट ईच लेवल विच एट्रीब्यूट फीचर्स इज सेलेक्टेड एज ए स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। मतलब क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया भाई कि अभी जैसे आपने देखो, अभी जैसे आपने शुरुआत में ये आपके पास डेटा सेट था, आपने इसको हाइट के बेस पर, पहले हाइट को आपने रूट ले लिया, पहले आपने इसके बेस पर कैटेगराइज किया, फिर आपने इसको यूज़ किया। देखिए ये तो आपने डिसीजन ट्री बनाई इससे, पहले आपने हाइट को रूट ले लिया, फिर आपने वेट को ले लिया। तो कैसे, आपने हाइट को ही क्यों लिया, वेट को क्यों नहीं लिया, और अगर आपने वेट को लिया तो वेट को क्यों लिया, हाइट को क्यों नहीं लिया? तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं बेस्ट स्प्लिटिंग नोड, कि बेस्ट स्प्लिटिंग नोड कौन सा होगा। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब हमको मिलेगा यहाँ से। देखिए ये आया क्वेश्चन मेरे पास यहाँ से। अब दो सॉल्यूशन है भाई। पहला सॉल्यूशन क्या है, मैं रैंडम सिलेक्शन, जो मैं अभी कर रहा था, अभी मैंने क्या किया, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया किसी को भी, तो नॉट ए गुड आइडिया, बैड रिजल्ट विथ लो एक्यूरेसी, ये अच्छा आइडिया नहीं है, बैड रिजल्ट इससे हमको मिल सकते हैं। दूसरा क्या है, वी नीड टू फाइंड बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट, हम फाइंड आउट करें बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, तो बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने के लिए देखिए किस बात से फाइंड आउट करूंगा मैं, एक तो टारगेट एट्रीब्यूट हो गया मेरा, और बचे कुछ है जो मेरे पास फीचर दिए हुए हैं, उनमें से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, इसके लिए मैं दो चीज़ों को यूज़ करता हूँ, एक तो करता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन गेन, और एक करता हूँ मैं ग्रीन इंडेक्स। चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं कि जिसका इन्फॉर्मेशन गेन हाई होता है वो होता है मेरा रूट नोड। ठीक है, उसके बाद मैं उसको स्प्लिट करते जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज इन्फॉर्मेशन गेन, इन्फॉर्मेशन गेन होता क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन गेन में क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो ट्री है उसको लिए चाहिए मुझे रूट नोड मतलब बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट, तो वो मैं चाहिए, तो मैं निकालूंगा इन्फॉर्मेशन गेन। और इन्फॉर्मेशन गेन देखते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन, टू लर्न इन्फॉर्मेशन गेन फर्स्ट ऑफ ऑल
वी अंडरस्टैंड एंट्रोपी। इंफॉर्मेशन गेन को समझने से पहले मैं समझता हूँ कि एंट्रोपी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। मेजर ऑफ इम्प्योरिटी रैंडमनेस इन ट्रेनिंग डेटा सेट्स। तो ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर जो रैंडमनेस होती है या इम्प्योरिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी। अब इम्प्योरिटी और रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी और रैंडमनेस का मतलब होता है कि एक डेटा सेट के अंदर देखिए जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे देखिए इसमें इम्प्योरिटी क्या, देखिए ये मेरी क्लास है, टारगेट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है। तो ये क्या इम्प्योर है? सारे मेल नहीं है, सारे फीमेल नहीं है, तो ये मेरा इम्प्योर है। अब मुझे इसको प्योर कैसे करूँगा? प्योर ऐसे करूँगा फीमेल एक तरफ, मेल एक तरफ। उसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखिए इसकी बात करता हूँ मैं इस टेंगल हस्किंग, तो ये भी मेरा क्या इम्प्योर है। इम्प्योर कैसे? कि कैरेट है, कैलीफ्लावर है, ये सारे क्या है मेरे पास क्लासेस हैं। इन सारी क्लासेस को मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ, सबको अलग अलग करना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी या रैंडमनेस। ठीक है, तो ये देखिए मेजर ऑफ इम्प्योरिटी रैंडमनेस ट्रेनिंग डेटा सेट। तो ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर जो इम्प्योरिटी और रैंडमनेस होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी होते हैं। In training data set, if all the samples of target attributes are same, this is known as pure node। मतलब देखिए ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है और टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अगर सारे की सारे जो सैंपल्स हैं या सारे के सारे जो क्लास हैं अगर वो सेम हैं, तो मैं क्या बोलूँगा उसको कि मेरा जो नोड है वो मेरा प्योर है। जैसे देखिए यहाँ पर क्लास के अंदर फीमेल सारे के सारे जो सैंपल्स हैं वो सेम हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज प्योर नोड। ठीक है, मतलब प्योर नोड मतलब नॉट स्प्लिटिंग नोड, लीफ नोड। लास्ट में क्या मिलेगा? लीफ नोड। भाई इसको मैं स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ, प्योर नोड है। तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? 0। भाई कोई भी रेंडमनेस नहीं है ना, कोई भी रेंडमनेस नहीं है, तो ये क्या हो गया? मेरा प्योर हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए इफ इन ट्रेनिंग डेटा सेट्स इफ ऑल द सैंपल्स ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट, देखो टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जितने भी सैंपल्स हैं क्लासेस हैं आर नॉट सेम, जिसे नॉन एज इम्प्योर नोड। मतलब जो मेरा देखिए ट्रेनिंग डेटा सेट है, इसके अंदर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसके अंदर जो मेरे सैंपल्स बोल लूँ या मैं क्लासेस बोल लूँ, जैसे फीमेल एक क्लास है, मेल एक क्लास है, तो 2 क्लास हो गई, मेल हो गई फीमेल हो गई। तो ये क्या इम्प्योर है? ना तो सारे मेल है ना सारे फीमेल है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई? मेरी क्या हो गई? इम्प्योर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए अब मेजर ऑफ इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी का मतलब होता है एंट्रोपी। मेजर ऑफ इम्प्योरिटी बोल लूँ या मैं एंट्रोपी बोलूँ, बोथ आर सेम। अब देखिए हम इम्प्योरिटी को मेजर कैसे करते हैं? देखिए अगर प्योर नोड है, अगर टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर सारे क्लासेस सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा? प्योर नोड। मतलब प्योर नोड मतलब उसकी एंट्रोपी है 0। अगर इम्प्योर नोड है, इम्प्योर नोड मेरा क्या होगा कि टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो सैंपल्स हैं क्लासेस हैं वो सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? उसको इम्प्योर। अब सेम नहीं है, अलग अलग है, तो या तो दोनों सेम होंगी, मतलब मेल और फीमेल अगर दोनों सेम है, मतलब 2 मान लीजिए 2 मेल है और 2 फीमेल है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ऑलवेज 1 होगी। अगर जो सैंपल है मेरे पास पॉजिटिव सैंपल और नेगेटिव सैंपल किसके अंदर? टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अगर सेम है, सेम का मतलब नंबर ऑफ काउंट उनका सेम है, मतलब 2 मेल है 2 फीमेल है या 1 मेल है 1 फीमेल है, तो उसकी एंट्रोपी ऑलवेज हाई होगी और उसकी एंट्रोपी होगी 1। दोनों अगर सेम है तो प्योर नोड हो गया, तो प्योर नोड के केस में एंट्रोपी होगी 0। अगर इम्प्योर नोड है तो इम्प्योर नोड के केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं, या इक्वल कैसे हो सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल और मेल दोनों सेम हो सकते हैं। अगर वो दोनों नंबर ऑफ काउंट दोनों का सेम है तो उसकी एंट्रोपी होगी हाई। लेकिन अगर वो सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए 1 मेल है 2 फीमेल है या 3 फीमेल है 1 मेल है, तो उस केस में हमको एंट्रोपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से सुनिए मेरी बात कि हम लोग एंट्रोपी मेजर कैसे करते कब है। देखिए पहला केस कि
टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अगर सेम क्लास है, सारे के सारे एट्रीब्यूट सेम है, तो वहाँ एंट्रोपी मुझे कैलकुलेट नहीं करना, उसकी एंट्रोपी ऑलवेज जीरो होगी, क्योंकि उसको मैं स्प्लिट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि सारे के सारे जो क्लास है, सारे के सारे जो सैंपल्स हैं वो सेम हैं। लेकिन पहला केस, दूसरा केस, अगर टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो क्लासेस हैं वो सेम हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स और नंबर ऑफ नेगेटिव सैंपल्स वो सेम है, तो उसकी एंट्रोपी ऑलवेज 1 होगी। तो वहाँ भी मुझे फॉर्मूले का यूज नहीं करना, वहाँ भी मुझे एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं करना। अब क्वेश्चन ही आता है, तो सर हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे कब? एंट्रोपी कैलकुलेट हम लोग उस केस में करेंगे जब नंबर ऑफ सैंपल्स पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्योर तो हैं लेकिन सेम नहीं है, जैसे 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एस क्या है, एंट्रोपी एस, सॉरी मैं यहाँ पे लिखा नहीं, एंट्रोपी एस आएगा, एंट्रोपी एस इस सबसेट है। सी क्या है, सी इज ए नंबर ऑफ क्लास इन ए टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर कितनी नंबर ऑफ क्लास है, जैसे मेल और फीमेल, तो 2 क्लास हो गई, ठीक है। अब पी आई क्या होता है, प्रपोजिशन ऑफ द ith क्लास। चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग समझने वाले हैं और एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। देखिए और कुछ समझते हैं एंट्रोपी के बारे में। इफ ट्रेनिंग एट्रीब्यूट कंटेन्स ओनली 2 क्लास, रेंज ऑफ एंट्रोपी 0 to 1। अगर ट्रेनिंग एट्रीब्यूट मेरे पास दिया हुआ है और ट्रेनिंग एट्रीब्यूट के अंदर ओनली और ओनली 2 क्लासेस हैं, जैसे मेल और फीमेल, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, तो उस केस में जो एंट्रोपी है उसकी जो रेंज है वो होगी मेरी 0 to 1 के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब क्या है कि टारगेट एट्रीब्यूट कंटेंस, सॉरी ओनली नहीं आएगा यहाँ पे, n क्लासेस, टारगेट एट्रीब्यूट कंटेंट n क्लासेस, मतलब 2 क्लासेस से ज़्यादा क्लासेस हैं। तो रेंज इसकी क्या होगी, 0 to log base 2n, ठीक है। अगर 2 क्लासेस हैं टारगेट एट्रीब्यूट में तो रेंज 0 to 1, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो 0 to log 2 base n। अब देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 क्लास है मेरे पास, एक क्लास है मेरी 0 और एक क्लास है 1। अगर सारे के सारे सैंपल 0 क्लास में बिलोंग करते हैं देन एंट्रोपी 0, अगर सारे के सारे 1 क्लास में बिलोंग करते हैं तब भी एंट्रोपी मेरी 0 है, समझना। सारे के सारे सैंपल मेरे अगर 0 क्लास को बिलोंग कर रहे हैं एंट्रोपी 0, सारे के सारे अगर 1 क्लास को बिलोंग कर रहे हैं एंट्रोपी 0, लेकिन 50% 0 को बिलोंग कर रहे हैं और 50% कर रहे हैं बिलोंग 1 को, तब मेरी हाईएस्ट एंट्रोपी होगी। देखिए हाईएस्ट एंट्रोपी होगी, ये है मेरी एंट्रोपी और ये है मेरा क्लास, ठीक है। देखिए इफ ऑल द सैंपल्स आर बिलोंग्स टू क्लास 1 एंट्रोपी 0, इफ ऑल द सैंपल्स आर बिलोंग टू क्लास 0 एंट्रोपी 0, इफ नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ क्लास 1 and number of samples of class 0 are same, the entropy is high मतलब 1, low मतलब 0, high मतलब 1। अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी। मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट दिया हुआ, अब मुझे इसकी क्या निकालना, एंट्रोपी निकालनी है। तो देखिए एंट्रोपी हम कैसे निकालें, एंट्रोपी निकालते हैं हम लोग इसकी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मुझे दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मुझे सी की वैल्यू क्या दी है, सी की वैल्यू क्या है, 2 है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे क्लास क्या है, 2 क्लास है, एक तो एक क्लास फीमेल है, एक क्लास मेल है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, मेल और फीमेल। टोटल सैंपल कितनी है, 1 2 3 4, सैंपल कितने हैं, 4, देखिए 4। अब एंट्रोपी क्या निकालना है, 1 प्लस ये सैंपल मान लो, पॉजिटिव सैंपल और नेगेटिव सैंपल, मतलब मेल को मैंने पॉजिटिव मान लिया, 3 को मैंने नेगेटिव मान लिया, ठीक है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, पहले 1 के लिए तो 1/4, 1 मेल 1 है और टोटल सैंपल तो 1/4 log base 2 1/4, ये किसके लिए हो गया मेरा, 1 के लिए, ये -3 के लिए निकालेंगे, 3/4 log base 2 3/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इंफॉर्मेशन गेन, द मेजर ऑफ रिडक्शन इन एंट्रोपी, मतलब हम एंट्रोपी की रिडक्शन को मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन गेन। देखिए वी कंस्ट्रक्टिंग ए डिसीजन ट्री, आवर एम इज टू रिड्यूस द एंट्रोपी इन एंट्रोपी या इम्प्योरिटी डेटा सेट। देखिए
हम जब भी डिसीजन ट्री बनाते हैं हमारा जो एम क्या होता है कि हम लोग एंट्रोपी बोल लूँ या इम्प्योरिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमारा मोटिव होता है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे? जो हमारा रूट नोड होगा उसकी इम्प्योरिटी हाई होगी और जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा इम्प्योरिटी मेरी कम होगी, मतलब मेरी एंट्रोपी कम होती जाएगी और उसी को मैं कैलकुलेट करूंगा और उसी को बोलता हूं मैं इंफॉर्मेशन गेन। देखिए, वी मेजर हाउ मच एंट्रोपी विल रिड्यूस आफ्टर ईच स्प्लिट, मतलब हर स्प्लिट पर या हर लेवल पर कितना एंट्रोपी मेरी कम हो रही है ये मैं मेजर करता हूँ। ठीक है, वेन एंट्रोपी बिकम जीरो दैट नोड इज प्योर नोड, वी कंसिडर ए लीफ नोड नॉट स्प्लिट नोड। अगर टॉप टू बॉटम, अगर जहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरा नोड है उसकी एंट्रोपी जीरो है, तो एंट्रोपी जीरो है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो नोड मेरा प्योर नोड है और उसको मैं फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकता। जिसकी एंट्रोपी जीरो नहीं है मतलब इसमें इम्प्योरिटी है, उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। इट इज यूज टू सिलेक्ट द बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट व्हेन द कंसीडर एज ए डिसीजन ट्री। मतलब इस बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट क्या होगा, हमको सर्च क्या करना पड़ता है, बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एज ए डिसीजन ट्री। अब इन्फॉर्मेशन गेन का मतलब क्या होता है, मैक्स रिड्यूस, मतलब मेरा मोटिव क्या है कि मुझे इम्प्योरिटी को रिड्यूस करना और उसको मेजर करने को क्या बोलता हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन गेन। अब जरा थोड़ा सा समझते हैं इसको, भी थोड़ा सा डाउट होगा आपको। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया हुआ, ये मेरे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट है और ये जो मेरा प्ले टेनिस, ये जो मेरा है टारगेट एट्रीब्यूट। अब इस टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, एक तो नो है और एक यस है। सैंपल कितने हैं, देखिए सैंपल 14 है और क्लास कितनी है, 2, नो और यस। चलिए, तो अब हम समझते हैं। देखिए, तो अब इस क्लास में मुझे क्या निकालना है, देखिए तो मुझे निकालना है इसमें एंट्रोपी एंड इन्फॉर्मेशन गेन। देखिए, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या निकाला कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट दिया हुआ है उसका जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसकी मैं क्या निकालता हूँ, एंट्रोपी निकालता हूँ। देखिए, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, चेक करते हैं। तो एस मेरा डेटा सेट है, इसमें क्या है, देखिए 9 मेरे क्या है, पॉजिटिव, यस को मैंने माना पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा क्या है, पॉजिटिव, और 1 2 3 4 5 मेरा क्या है, नेगेटिव। तो मेरे पास इसमें 2 क्लास है, एक पॉजिटिव क्लास 9 और नेगेटिव क्लास 5। ठीक है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसका एंट्रोपी निकाल रहा हूँ। तो देखिए मैंने एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे की, यहाँ देखिए, यहाँ पे तो मुझे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ूंगा तो 40 हो जाएंगे। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे एंट्रोपी +9, देखिए -9/14 log2 9/40 -5/40, ये लगाया फॉर्मूला मैंने, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट किया, यहाँ पर कैलकुलेट किया और ये आ गया मेरा। मतलब मैंने क्या किया, जो मेरा टारगेट एट्रीब्यूट था इसकी एंट्रोपी मैंने निकाल ली, ये आ गई मेरी इसकी एंट्रोपी। इसमें से मैं माइनस क्या करूँगा, अब माइनस क्या करना है मुझे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी बेस पे देखिए वैल्यूज बिंड है। अब बिंड के बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लास में कर रहा हूँ, मतलब इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ बिंड के बेस पे। ठीक है, ये फीचर है, इसके बेस पे मैं इसको क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा, देखिए इसकी एंट्रोपी निकालूंगा, माइनस इसके अंदर कितनी, अच्छा इसके अंदर कितनी क्लास है, इसके अंदर भी 2 क्लास है, एक क्लास है बीक, एक क्लास है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखिए मेरी यहाँ पर एस बीक, तो एस बीक के लिए देखिए सैंपल कितने होंगे, एस बीक के अंदर पॉजिटिव कितने हैं, एस बीक के देखिए पॉजिटिव देखना, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से देखिए ये मेरे बिंड है, इसमें 2 हैं क्लास, एक तो बी क्लास है, एक स्ट्रॉन्ग क्लास है। अब इसमें से मुझे क्या देखना है कि मेरे पॉजिटिव कौन कौन कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4, सॉरी देखिए फिर से देखिए 1 बीक देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 5 और 6, तो 6 मेरे क्या हैं, देखिए 6 मेरे क्या हैं, 6 है मेरे प्लस सैंपल और -2 क्या है मेरे नेगेटिव हैं। ठीक है,
मतलब वीक है लेकिन नो है। देखिए वीक है मतलब नो है, तो 2 हो गए मेरे पास। इसी तरह से मैं स्ट्रॉन्ग के साथ देखूंगा। स्ट्रॉन्ग के साथ में क्या देखूंगा मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए स्ट्रॉन्ग के साथ में देखूंगा कि यस कितनी बार, यस मतलब पॉजिटिव, यस कितनी बार, देखिए 1 2 और 3, और नो कितनी बार, 3 बार। तो ये टोटल सैंपल मेरे पास कितने, 6। तो इसकी जो एंट्रोपी होगी, मुझे मालूम है ना, मैंने क्या बोला, एंट्रोपी कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ उसकी करनी है जिसमें सैंपल जो है, या तो इसमें से अगर एक 0 होता तो एंट्रोपी 0, या तो ये 0 होता है या ये 0, तो एंट्रोपी 0। दोनों 1 है तो एंट्रोपी 1। तो उस केस में तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ना तो सेम है और ना ही कोई एक 0 है। तो अब जरा मैं इसको निकालूंगा, ठीक है। इसकी एंट्रोपी मैं निकाल चुका हूँ। माइनस, देखिए सबसे पहले 8/14, 8 क्यों आया, 8 देखिए इन दोनों को जोड़ा मैंने, और अपॉन में क्या है 14। 14 कहाँ से आया, 8 इन दोनों का हो गया। सैंपल मेरे पास कितनी है 14, तो 8/14। अब इसकी एंट्रोपी निकालूंगा मैं। देखिए इसकी एंट्रोपी मेरी क्या होगी, समझिए जरा। देखिए ये मैंने पूरा निकाला हुआ है यहाँ पे, देखिए ई फॉर्मूला एंट्रोपी। तो ये तो हो गया मेरा रूट की, ये हो गया मेरा टारगेट एट्रीब्यूट की एंट्रोपी 8/14 माइनस, देखिए 6/8, 6 हो गया ये पॉजिटिव, और 8 मतलब दोनों को ऐड करके टोटल 6 माइनस 6/8 लॉग बेस 2 6/8 माइनस। अब देखिए 2 के लिए भी निकालेंगे, 2 के लिए देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हमने इसकी एंट्रोपी निकाली। देखिए इसकी एंट्रोपी आ गई हमारे पास, ये इसकी एंट्रोपी हमने ये निकाल ली, इसकी एंट्रोपी हमने ये निकाल ली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बी ये वैल्यूज़ बाइंड, इसकी क्या निकालना चाहते हैं, इसकी एंट्रोपी को निकालना चाहते हैं। इसकी एंट्रोपी को उसमें से माइनस करेंगे, तो क्योंकि इसके बेस पे हम अपनी ट्री को स्प्लिट करना चाहते हैं, इसीलिए हमको उसकी एंट्रोपी चाहिए, और इसकी एंट्रोपी में से इसको माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो इसके अंदर कितने क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं। एक क्लास है वीक, एक क्लास है हमारा स्ट्रॉन्ग। तो वीक क्लास के संग कितने पॉजिटिव हैं और स्ट्रॉन्ग क्लास के संग कितने पॉजिटिव हैं, वीक क्लास के संग कितने नेगेटिव, इनकी मैपिंग करेंगे। तो वीक के संग यस कितने हैं और वीक के साथ नो कितने हैं। तो वीक के संग यस कितने हैं, 6। देखिए वीक के संग यस 1 1 2 3 4 5 6, देखिए 6। और वीक के संग नो कितने हैं, देखिए 1 2 2। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग के संग यस कितने हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग के साथ में यस 1 2 3। और स्ट्रॉन्ग के संग वीक कितने हैं, मतलब नो कितने हैं स्ट्रॉन्ग के साथ में, 1 2 3। हम जानते हैं कि अगर सैंपल सेम हैं तो एंट्रोपी होती है 1, ठीक है। और अगर दोनों सैंपलों में से एक सैंपल 0 हो तो एंट्रोपी होती है 0। तो यहाँ पर इसकी एंट्रोपी आएगी मेरी 1, ठीक। इसकी एंट्रोपी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सैंपल सेम नहीं है, ठीक है, ना ही कोई 0 है। तो अब निकालते हैं, देखिए इसमें से कैसे निकालते हैं, यहाँ समझो जरा, इधर देखो। तो देखिए 8 कहाँ से आया, 6 दोनों को ऐड किया हमने, 8 हो गया। 8/40, 40 क्या है हमारा टोटल सैंपल। देखिए टोटल सैंपल कहाँ है, टोटल सैंपल हमारे यहाँ से, देखिए 1 यहाँ से करते हैं, पूरे टोटल सैंपल हमारे 14 हैं। 8/40 माइनस, अब यहाँ निकाल लेंगे 6, देखिए 6 अपॉन दोनों को ऐड करें, 6/8 लॉग बेस 2 6/8, 2 के लिए 2/8 लॉग बेस 2/8 ये हो गया। और माइनस 6/40, 6 कहाँ से आया, यहाँ से आया, सॉरी यहाँ से आया, ये हो गया 6/40। एंट्रोपी बना, देखिए ये आया, देखिए 8/14, इसकी एंट्रोपी क्या हुई 0.33, और 0. इसकी क्या होगी 6/40, इसका निकाला हमने, क्या हो गया, ये आ गया इसका 0.811, और इसका क्या मल्टीपल 1 से तो करूँगा मैं, फाइनली मेरा ये आ गया एंट्रोपी। देखिए इन्फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, फिर से देखिए, इट इज़ द मेजर ऑफ डिक्रीज इन द एंट्रोपी आफ्टर द डाटा सेट स्प्लिट। डाटा सेट जो मेरा स्प्लिट होता है
तो उसकी एंट्रोपी कितनी डिक्रीज हो रही है उसको मेजर करने को हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गेन। जैसे कि इसकी एंट्रोपी हाई होगी, इसकी एंट्रोपी कम होगी, तो हाईएस्ट एंट्रोपी और लोएस्ट एंट्रोपी, अब इन दोनों का डिफरेंस जो क्या होगा मेरा गेन होगा, इन्फॉर्मेशन गेन E1 माइनस E2। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये आया है NPTEL एग्जाम 2022 में। क्या पूछा इसने, इसने पूछा है कि मेरे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट है जिसके अंदर 9 मेरे पॉजिटिव सैंपल है और 5 मेरे नेगेटिव सैंपल है। पूछ रहा है बंदा कि व्हाट इज एंट्रोपी। बहुत आसान है, देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने। ये देखिए दिया क्या हुआ, पॉजिटिव सैंपल नेगेटिव सैंपल, टोटल सैंपल 40। अब एंट्रोपी निकालनी है 9 और 5 की, तो 9 के लिए निकाला है 9/14 दोनों का ऐड और log बेस 2 9/40। ये हो गया पॉजिटिव के लिए, ये हो गया नेगेटिव के लिए 5/40 5/40 पूरा किया, ये आ गया मेरा आउटपुट। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है और इसका जो आंसर है प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ मुझे, इसमें दिया हुआ मुझे 8 मेरे पास पॉजिटिव सैंपल है और 2 मेरे नेगेटिव सैंपल है, ठीक है। और ये आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट नहीं दिखा रहा है, वो आना चाहिए ये आउटपुट, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। आप लोग करना और मुझे प्लीज़ आंसर देना इसका। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन गेन। देखिए इन्फॉर्मेशन गेन पूछ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकलती हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस इन दोनों का सम करूँगा मैं, इसमें से माइनस करूँगा, ठीक। एंट्रोपी के लिए तो एंट्रोपी मेरी क्या होगी, रूट की एंट्रोपी, तो इसकी एंट्रोपी तो मेरी दी हुई है 0.8, इसकी एंट्रोपी दी हुई है, इसकी एंट्रोपी दी हुई है। कैसे करूँगा, तो एंट्रोपी 0.8 माइनस 70/100 माइनस 30/100 मल्टीप्लाई 0.4। देखिए ये रूट की एंट्रोपी माइनस 70/100 मल्टीप्लाई 0.6 माइनस 30/100 मल्टीप्लाई 0.4, ये आया फाइनल इसका आउटपुट। ये आपको करना है, बहुत आसान है। ये आपको करने के बाद मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। यहाँ पर क्या दिया है, मुझे इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है और रूट की एंट्रोपी मुझे दी हुई है। इस 0.91 में से माइनस क्या करूँगा, 80/120 माइनस 0.91 माइनस 80/120 मल्टीप्लाई 0.34 माइनस 40/120 मल्टीप्लाई 0.95, ठीक है। देखिए यही मैंने किया, ये इसका आंसर आ रहा है। लीफ नोड क्या होता है, देखिए लीफ नोड क्या होता है, इसकी एंट्रोपी 0 होते हैं। अगर मैंने बोला कि इस जिसके अंदर सारी क्लासेस सेम है, एंट्रोपी 0, तो वो क्या हो गया, मेरा लीफ नोड हो गया। और रूट नोड कौन सा हो गया, बेस्ट स्प्लिटिंग नोड, इसकी एंट्रोपी हाई है। देखिए यही कहानी है। अब एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री का एडवांटेज क्या होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड विजुलाइज। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है, लिटिल एफर्ट रिक्वायर फॉर डाटा प्रिपरेशन। थर्ड क्या है, नॉन लीनियर पैरामीटर डजंट अफेक्ट परफॉर्मेंस। भाई इसके परफॉर्मेंस पर नॉन लीनियर पैरामीटर अफेक्ट नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज, ओवरफिटिंग, हाई वेरिएंस और लो वर्स ट्री। ओवरफिटिंग क्या होता है कि जब नॉइस ज़्यादा होती है तो जो मेरा मॉडल होता है वो ओवरफिटिंग होने लगता है, और ओवरफिटिंग को हम लोग समझेंगे बाद में। हाई वेरिएंस मतलब वेरिएंस मतलब एक पैरामीटर चेंज करने पर दूसरे पैरामीटर को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंस, ठीक है। तो ये भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है NPTEL मशीन लर्निंग 2022 में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। भैया दिया है हमको ट्रेनिंग डेटा सेट और इससे हमको ये बना के दे दिया उसने, ये तो ऑलरेडी वो दे रहा है। अब कॉमन सेंस के बेस पे हमको निकालना है इसका आंसर, ABCDE, कुछ नहीं करना। अब ह्यूमिडिटी देखो, इससे इसको ब्रेक किया, तो क्या ब्रेक किया, नो और यस में। इसमें 2 ही क्लासेस हैं, एक क्लास है यस, एक क्लास है नो से, तो इसको ब्रेक कर दिया। देखिए मैंने भी तो ये किया है, कुछ नहीं किया है। देखिए इसको कर दिया ब्रेक। अब नो के अंदर क्या है मेरा, नो आ गया। नो के अंदर है मेरा एज, एक और नोड है नो के अंदर मेरा एज। ये इसको फिर से स्प्लिट किया ओल्ड में और यंग में। ओल्ड की वैल्यू क्या है मेरी A और यंग की वैल्यू क्या है मेरी B। देखिए ह्यूमिडिटी आंसर देखिए,
ह्यूमिडिटी के नो के अंदर क्या चाहिए मुझे, एज। एज में क्या, दो पैरामीटर, यंग और ओल्ड। देखिए ह्यूमिडिटी के अंदर नो, नो के अंदर क्या, एक और नोड है एज, एज में क्या है ओल्ड, ओल्ड क्या है मेरा ए, और यंग क्या है मेरा बी। तो 1 2 3 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4। उसके बाद देखिए ह्यूमिडिटी यस के अंदर, यस के अंदर है साइज, और साइज के अंदर भी दो है, स्मॉल और बिग। तो बिग के अंदर है मेरा ई, और स्मॉल के अंदर एक और नोड है एज। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये तो नो वाला है, हम देते यस के अंदर। देखिए यस आया, यस के अंदर है साइज, साइज क्या है मेरा स्मॉल, तो ये नहीं पूछा कुछ भी यहाँ पे। साइज क्या है, साइज के अंदर देखिए क्या है, ह्यूमिडिटी के अंदर यस के अंदर साइज, साइज के अंदर स्मॉल, और स्मॉल के अंदर क्या है मेरा एज, एज क्या है मेरा ओल्ड। 2 आ गया, और इसी के अंदर इस तरह से आ गया, यंग के अंदर डी आ गया, और ये आ गया। बहुत आसान है, ठीक है। कॉमन सेंस की बेस पर इसका आंसर आप दे सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, बहुत आसान है। देखिए ABCDE इनकी वैल्यू निकालना। ये आपको टेन डेटा हेड दिया हुआ है, और ये दिया हुआ आपको डिसीजन ट्री। अब इसको जो इसके हिसाब से कैटेगराइज किया है आपने। देखिए इसका आंसर आया है ये, और ये मैंने किया हुआ है। देखिए ये मेरे पास पूरा दिया हुआ है, इसको मैंने इस तरह से उस टेनिंग जो ट्री है मेरी, उस ट्री के हिसाब से मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये मेरे आंसर आ गए। ठीक है, आप पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं। कंक्लूजन हमने पूरा क्या पढ़ा, देखिए प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग हमने 3 प्रॉब्लम देखी थी, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। तो हमारा जो डिसीजन ट्री है वो बिलोंग करता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। डिसीजन ट्री हमारा 2 तरह का होता है, CART और ID3। CART वर्क करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा बाइनरी ट्री, और ID3 प्रोड्यूस करता है मेरा जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब जो टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो क्लासेस हैं वो मोर देन 2 हो। डिसीजन ट्री क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री, मैंने देखा कि जिसकी एंट्रोपी हाई होती है, जिसका इन्फॉर्मेशन गेन हाई होता है, वो होता है हमारा बेस्ट स्प्लिट नोड, मतलब रूट नोड, और हम उस तरह से उसको फर्दर स्प्लिट करते जाते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी, हमने एंट्रोपी को कैलकुलेट किया, कुछ एग्जाम्पल भी किए। उसके बाद हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट इन्फॉर्मेशन। तो इतना हमने सब कुछ देखा। थैंक यू वेरी मच।